Welcome back once again. Myself Pranshul Kumar Pathak, and in this particular session we will discuss about 2019 answer question series. So dear friend, what we will do in this session, we will discuss some selective question answer from 2019 previous year question paper. Why I am discussing previous year question? Because on this basis we will build a concept कि हमें एग्जाम में कैसे बैठना और कैसे काम करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन है, पिछले ईयर पूछा गया कि इन डीएनएचएल पिक्चर शोन बिलो डिपिक्ट द पीसीआर बैंडिंग पैटर्न ऑफ टू मार्कर्स M1 एंड M2. ओके, दो मार्कर दिया गया M1 और M2, इनको चलाया गया. द लिंकेज डिस्टेंस बिटवीन टू मार्कर फ्रॉम ए टेस्ट क्रॉस ऑफ ए पॉपुलेशन इज. अब इन दोनों मार्कर के बीच में लिंकेज बताना है कि कितना इनमें डिस्टेंस है. सो व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट मैच कि M1 और M2 मार्कर में कहाँ कहाँ मैच हो रहा है, कहाँ कहाँ नहीं मैच कर रहा है. और जहाँ मैच नहीं करेगा वो क्या होंगे, रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी कहलाएंगे. और जहाँ मैच करेंगे उनकी आपको चिंता नहीं करनी है. बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी. सो रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट बटा टोटल ऑफस्प्रिंग इनटू 100. अब आप यहाँ देखो कि जब आप देखोगे बैंड पैटर्न, तो you will find that in every M1 and M2 marker these all band pattern are similar. Okay, but in 11 and 12 when you will see very closely, then you will find that the band pattern is drastically changed. अब ये जो 11 और 12 प्रोजेनी हुआ, ये क्या हुए, रिकॉम्बिनेंट हुए. So number of recombinant progeny are 2 and total number of progeny is 25. So what is the recombination frequency? Because recombination frequency is known as linkage distance. तो linkage distance आप निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 25 बाई 100 इंटू 100. जब आप इसको काटोगे तो 25 4 जा 100 and 4 into 2 that is 8. So 8 centimorgan or 8 is the answer. So answer, correct answer is C. समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब मेजर डिफरेंस बिटवीन द हार्मोन दैट हैव इंट्रासेलुलर रिसेप्टर एंड दोज दैट हैव सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर इज फॉर्मली यूजुअली. दोनों में क्या डिफरेंस होगा, फॉर्मल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा. तो मेजर डिफरेंस बिटवीन हार्मोन दैट हैव इंट्रासेलुलर रिसेप्टर और सेल मेम्ब्रेन. सो सेल मेम्ब्रेन में अगर कोई रिसेप्टर होगा तो वो कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक होगा. क्यों? क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो क्या होते हैं, लिपिड बाइलेयर के बने हुए होते हैं. ठीक है, तो लिपिड बाइलेयर के अगर कोई चीज़ बने हुए हैं तो क्या होंगे, यहाँ पे कोई भी अमीनो एसिड या कोई भी रिसेप्टर ऐसा नहीं होगा जिनके कंटेंट क्या होंगे, हाइड्रोफिलिक होंगे. अंदर जब भी होगा तो सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के बीच में हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होगा, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड होंगे. तो राइट आंसर इज डी. ओके, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं. ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एलर्जी टेक एंटीहिस्टामिन ड्रग. क्या करता है, एंटीहिस्टामिन ड्रग लेता है. Which one of the following biological process is most likely to be reason for the allergy? एंटाहिस्टामिन ड्रग तो लिया लेकिन उसे क्या हो गया, उसे और इन्फ्लेमेशंस दिखने लगे. ठीक है, ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एलर्जी हैज बीन एडवाइज्ड टू टेक antihistamine drug. Which one of the following biological process is most likely to be the reason of allergy? जैसे जब मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन होता है तो एलर्जी होती है. हम आपको इसको अच्छे से समझाएंगे सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में कि मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन का मतलब क्या है, कि दैट इज ए पार्ट ऑफ IgE प्रोडक्शन. जब IgE आपके बॉडी में प्रोड्यूस होगा तब एलर्जी का रिएक्शन आपके बॉडी में चलता है. तो आपको एंटीबॉडीज के बारे में भी जानकारी रखना है. सेक्रेटरी एंटीबॉडीज क्या है, IgG क्या है, IgM क्या है, IgE क्या है, ये सारे एंटीबॉडीज कैसे प्ले करते हैं, इस पे भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछा है. ठीक है, तो IgE का प्रोडक्शन होता है जबकि एलर्जी का रिएक्शन जब बहुत ज़्यादा सीवियर होता है. तो मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन इज द राइट ऑप्शन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर इनहांसर एलिमेंट. इनहांसर एलिमेंट किसे कहते हैं? इनहांसर एलिमेंट वो होता है जो किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को अप रेगुलेट कर दे. सो इट कैन बी डाउन स्ट्रीम ऑफ जीन, it can be downstream of the gene, it regulates.
हाँ, चाहे इनहांसर एलिमेंट अपस्ट्रीम हो, अपस्ट्रीम मीन्स स्टार्ट साइड के लेफ्ट साइड, और डाउन स्ट्रीम करने का मतलब राइट साइड। चाहे इनहांसर सीक्वेंस अपवर्ड भी हो सकते हैं, अपस्ट्रीम भी हो सकते हैं, डाउन स्ट्रीम भी हो सकते हैं। इसका कोई मतलब कि ये जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। इट कैन ओनली रेगुलेट नियर बाई जी, नो, ये बिल्कुल गलत बात है। कैसे, और आगे बात पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको कंफर्म करेंगे। लेकिन क्या है कि कहीं पे भी कोई भी ट्रांसक्रिप्शन और कोई भी रेगुलेटरी एलिमेंट, सिस रेगुलेटरी एलिमेंट कैन इन्फ्लुएंस, कहीं पे भी किसी अदर क्रोमोसोम पे भी अगर होगा तो भी उसे इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज दैट इज रॉन्ग, बट आगे भी हम पढ़ेंगे। इट कैन बी अपस्ट्रीम ऑफ द जीन, इट रेगुलेट, ऑब्वियसली अपस्ट्रीम हो या डाउन स्ट्रीम हो, मैंने पहले आपको बता रखा है। इट कैन बी विद इन इंट्रॉन ऑफ द जीन, ऑब्वियसली ये कहीं पे भी हो सकता है। जेनोमिक डीएनए में क्या होता है, दोनों होते हैं, इंट्रॉन भी होते हैं, एक्सॉन होते हैं, क्योंकि एक्सॉनिक पार्ट ही क्या बनाते हैं, एमआरएनए बनाते हैं, और एमआरएनए से फिर प्रोटीन बनती है। ठीक है, तो मे बी द रेगुलेटरी एलिमेंट और इनहांसर एलिमेंट कैन बी इन इंट्रॉनिक पार्ट। ओके, सो इट मे बी इन एक्सॉन और इंट्रॉन, दैट इज द बेसिक फंडा कि वो होगा। जब आप प्रमोटर रीजन, इसीलिए तो कहते हैं प्रमोटर रीजन थोड़ी ना एमआरएनए में आता है, तो इंट्रॉन रीजन में भी आपको वो चीजें दिखाई देंगी। समझ में आई बात? सो बी इज द right option for this answer. Okay, which one of the following statement about allele is not true? ठीक है, allele के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो बेसिक चीज है, हर कोई जानता होगा। They may occur different loci in a same chromosome. There may be several at one locus. Obviously हो सकता है एक से ज्यादा, मतलब अलील एक ही लोकस पे प्रेजेंट हो सकता है, यही तो मल्टीपल अलील का केस है। One may be dominant over other, ये तो वही तो है, लॉ ऑफ डोमिनेंस हो सकता है। दे मे शो कोडोमिनेंस, ये भी सही है। अब सोचो कि बी सी डी सही है तो कौन गलत हो सकता है? ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर योर आंसर। बट हाँ, क्यों ये गलत है जरा सोचो। दे मे अकर एट डिफरेंट लोसाई इन द सेम क्रोमोजोम, सेम क्रोमोजोम पर अगर डिफरेंट लोकस पे अगर प्रेजेंट है तो वो अलील कहलाएगा ही नहीं, अलील का डेफिनेशन ही यही नहीं। एक ही लोकस पे प्रेजेंट अगर कोई करेक्टर हैं जो जीन को गवर्न कर रहे हैं वो अलील कहलाते हैं, नहीं कि डिफरेंट लोसाई पे, इसलिए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, चलिए अब है डीग्रैनुलेशन ऑफ बाई मास्ट सेल। मैंने आपको बताया इसे एनाफाइलेटॉक्सिस कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी हम जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। डीग्रैनुलेशन इज अ सेलुलर प्रोसेस एंड दैट रिलीज antimicrobial cytotoxic or other molecule from secretory vesicles called granules found inside the cell. It is used by several different cells in immune system including granulocytes. Granulocytes में कौन कौन है? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इस्नोफिल एंड मास्ट सेल। आपको बताना है कि बेसोफिल, मास्ट सेल, इनमें कैसे कैसे लीनिएज हैं। ठीक है, अगर कोई बी सेल डेवलपमेंट पढ़ा होगा तो उसे ये सारी चीजें याद आ रही होंगी, कैसे कैसे ये क्या है कि एक पर्टिकुलर व्हाइट ब्लड सेल से कैसे कैसे ये डिफ्रेंशिएट होते हैं और इनके लिम्फोसाइट कैसे डेवलपमेंट जो होते हैं आपको ये सारी पता चलेगा। इट ऑल्सो यूज बाई सर्टेन लिम्फोसाइट्स सच नेचुरल किलर सेल एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल व्हिच मेन पर्पस टू डिस्ट्रॉय द इन्वेडिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। आपको कैसे, आपका इम्यून सिस्टम कैसे आपको बचाता है? तो ये नेचुरल किलर सेल हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल हैं। जैसे ही आपके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन आपके बॉडी में इन्वेड करता है तो इनको ग्रैन एंजाइम, परफोरिन्स वगैरह निकाल करके उनको परफोरेट करते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं और एमएचसी के थ्रू सेल सरफेस पे प्रेजेंट करते हैं। बी सेल के थ्रू या डेंड्राइटिक सेल्स हो गए या फिर एंटीजिंग प्रेजेंटिंग सेल्स जैसे मैक्रोफेजेज हो गए, उनको ले जा करके प्रेजेंट करता है और उनकी फिर प्रॉपर किलिंग होती है। ये इम्यून बायोलॉजी जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझाया जाएगा। इम्यूनोलॉजी में हम अगर आपको पढ़ाएंगे कभी तो बताएंगे। व्हिच मेन पर्पस टू डिस्ट्रॉय द इन्वेडिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है मास्ट सेल कैसे करता है? ठीक है, मैस्टोसाइट्स कहते हैं या लेब्रोसाइट्स इसे बोलते हैं। इट्स माइग्रेट सेल कनेक्टिव टिश्यू दैट कंटेन ग्रैनुल रिच इन हिस्टामिन। हिस्टामिन कहाँ से आता है? हिस्टिडीन से आता है। तो हिस्टिडीन इज ए प्रिकर्सर फॉर हिस्टामिन सेक्रीशन एंड हेपेरिन। ठीक है, स्पेसिफिकली इट इज अ टाइप ऑफ ग्रैनुलोसाइट डिराइव्ड फ्रॉम मेलोलॉइड लीनिएज। ठीक है, लिम्फोइड लीनिएज होता है, मेलोइड लीनिएज होता है। जब आप सेल जो WBC के सेल्स जो है कैसे डिवाइड करते हैं वहां पे पढ़ोगे तो ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है,
तो mass cell have discovered by Paul Ehrlich in 1877, although the best known for their role for energy that is known as hypersensitivity type 1, that is also called as anaphylaxis. Okay, mass cell play important protective role as well, being immediately involved in wound healing. एंजियोजेनेसिस आपने पढ़ा होगा. एंजियोजेनेसिस क्या होता है? कैंसर सेल को फीड करने के लिए हमारे जो ब्लड सेल्स हैं वहाँ तक पहुँचते हैं, इसे कहते हैं एंजियोजेनेसिस. कैंसर बायोलॉजी में हम आपको इसको अच्छे से बताएंगे. इम्यून टॉलरेंस एक फेनोमेना है. इस पर डीबीटी ने क्वेश्चन भी पूछा जिसे हम अपकमिंग स्लाइड्स में डिस्कस भी करेंगे. डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस एंड वेसिकुलर परमेबिलिटी इन ब्रेन ट्यूमर्स. तो ये सारे इनके काम है. ट्रिग्रेनुलेशन ऑफ मास सेल by mast cell is really very important for your immune response. Basically hypersensitivity type 1 जो है कई बार क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. अलील ए इज डोमिनेंट ओवर ए. बहुत ही सिंपल फंडा है कि कैपिटल ए है जो डोमिनेंट है, स्मॉल ए है जो रिसेसिव है, और कैपिटल ए है जो डार्क पिगमेंटेशन के लिए क्या है, डार्क स्किन पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो आपको बताना है कि अगर 6 ऑफस्प्रिंग हैं तो डार्क पिगमेंट के क्या प्रोबेबिलिटी होंगे, ये क्वेश्चन आपको कहता है. चलिए, तो इससे पहले इरेज कर लेते हैं और फिर हम इसको ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं. जब आप क्रॉस करेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए को, तो आपको प्रोजेनी कितने मिलेंगे? या तो कैपिटल ए मिलेगा, या कैपिटल ए स्मॉल ए 2 मिलेंगे और ए मिलेंगे. यही तो होगा क्रॉसिंग पैटर्न में. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितना मिले? 4, जिसमें जो कंप्लीट डोमिनेंट रखेंगे 1/4 होंगे, और जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे वो ही रखेंगे. क्योंकि अलील ए डोमिनेंट है तो इस केस में भी जो स्किन का पिगमेंट कलर होगा क्या होगा? डार्क. आपको पिगमेंटेशन दिखाई देगा. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इन सबों की प्रोबेबिलिटी क्या करोगे? ऐड कर दोगे. यानी इनकी और इनकी प्रोबेबिलिटी आप ऐड करोगे तो आपको सिंगल इंडिविजुअल यानी एक ऑफस्प्रिंग की प्रोबेबिलिटी आपको पता चल जाएगी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल इंडिविजुअल जो डार्क इंडिविजुअल होंगे एक पर्टिकुलर क्रॉस के बीच में, वो कितने होंगे? 1/4 प्लस 2/4, दैट विल गिव यू 3/4, दैट इज 0.75. What you will do if you have to calculate the 6 offsprings, so what you will do, you will give the power, you will multiply 0.75 0.75 0.75 6 times, then the resultant will arise as like 0.177. तो अप्रॉक्स 177 है तो आप 1 कर सकते हैं. तो राइट ऑप्शन आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? ए. समझ में आया क्वेश्चन? अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में फिर हमें लिख सकते हैं. आगे बढ़े. चलिए, अब यहाँ पे अब है बैक्टीरियल कल्चर ग्रोन ऑन ए मीडियम कंटेनिंग रेडियो एक्टिव सल्फर. अब रेडियो एक्टिव सल्फर की बात कहानी चल रही है. व्हाट वुड इनकॉर्पोरेट द रेडियो लेबल्ड इन टेट्रापेप्टाइड. आपको वह पेप्टाइड पकड़ना है जिसमें क्या हो, रेडियो लेबलिंग आपको दिखाई देगी. तो इसके लिए आपको क्या सोचना है? व्हाट यू विल थिंक, यू विल ट्राई टू नोट डाउन दैट व्हाट amino acid, which amino acid contain sulfur. So अब हम नीचे से चलना शुरू करते हैं. आप बताओ, ट्रिप्टोफान में सल्फर होता है? नो. फिनाइलएलानाइन, वैलिन, ल्यूसीन, तो ऑप्शन डी तो ऐसे ही हवा हो गया. ठीक है, एलानिन, प्रोलिन, हिस्टिडीन, ग्लाइसिन, थ्रियोनिन, लाइसिन, अस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एक कोई भी सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड नहीं है, तो यहाँ रेडियो लेबलिंग आपको दिखाई नहीं देगी. ठीक है, अब है सेरीन, सिस्टीन. सिस्टीन इज सल्फर कंटेनिंग amino acid and methionine is also sulfur containing amino acid. ओके, अगर कोई पूछता है ट्रू सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड तो आप मेथेनिन मारेंगे, क्योंकि सिस्टीन जो होता है उनमें थायोल ग्रुप होता है, SH होता है rather than S. सल्फर सिर्फ नहीं होता, SH होता है, थायोल होता है, यानी अल्कोहलिक प्रॉपर्टी का होता है. क्योंकि आप SH लिख रहे हो, सिस्टीन जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें आपको SH मिलेगा और मिथाइनिन में सल्फर मिलेगा. सिर्फ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड अगर सिंगल पूछता हो तो आप कहेंगे मिथाइनिन. ट्रू जो है वो मिथाइनिन है, बट हाँ सल्फर सिस्टीन में भी होता है. तो राइट ऑप्शन इसमें आपको क्या मिलेगा? ए मिलेगा. समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की. ऑफ डबल स्टैंडर्ड DNA सीक्वेंस गिवन बिलो. आपको डबल स्टैंडर्ड सीक्वेंस आपको दिए गए हैं.
that expected have higher melting temperature. तो मेल्टिंग टेम्परेचर की जो स्टोरी है वो जीसी कंटेंट के परसेंटेज पर डिपेंड करता है, जो हम सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो ऑप्शन ए में 80 रिच सीक्वेंस बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू बी। बी में देखो जीसी 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 हैविंग हायर नंबर ऑफ जीसी कंटेंट, और जिसमें जीसी कंटेंट हायर होगा उनके क्या होंगे, मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देंगे। तो राइट ऑप्शन इज बी। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पेप्टाइड सीक्वेंस of SHERLR isolated from bacteria, which one of the following option list the possible for phosphorylation site in the peptide. अब बैक्टीरिया की बात जब आप करोगे तो बैक्टीरिया में जैसे खास करके सेरीन, थ्रियोनिन और टायरोसिन पे क्या होता है, फॉस्फोरिलेशन होता है, ठीक है। लेकिन अस्पार्टिक एसिड और हिस्टिडीन इज ऑल्सो इन्वॉल्व फॉर फॉस्फोरिलेशन इन वेरियस बैक्टीरिया। सो यहाँ पे L फॉर ल्यूसिन, R फॉर एर्जिनिन, E फॉर ग्लूटामिक एसिड। ये सारे ऑप्शन में आपको एक ही H जो है हिस्टिडीन मिल रहा है जिस पे फॉस्फोरिलेशन हो सकता है, और पूछ भी रहा है आपको बैक्टीरिया के केस में, तो यहाँ पे आंख बंद करके आप ऑप्शन A चूज करोगे, बिकॉज इन बैक्टीरिया हिस्टिडीन में फॉस्फोरिलेट। समझ में आया? तो यह सिस्टीन, सिस्टाइन और मेथिओनिन आप देख सकते हैं, इन सभी में सल्फर है। देख रहे हैं, मैंने कहा था ना कि ट्रू जो है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड मेथिओनिन है और इसमें SH ग्रुप होता है। देख लिए? चलिए अब हम बात करते हैं अमीनो एसिड का, जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। द अमीनो एसिड मोस्ट कॉमनली फॉस्फोरिलेट आर सेरीन, थ्रेनिन एंड टायरोसिन इन यूकैरियोट एंड हिस्टिडीन एंड स्पार्टिक एसिड इन प्रोकैरियोट एंड प्लांट्स। ओके, बिकॉज प्लांट्स में क्यों है, प्लांट्स में आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा ना, क्लोरोप्लास्ट में क्या है, क्लोरोप्लास्ट इज ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो वहाँ पे हिस्टिडीन और स्पार्टिक एसिड इन्वॉल्व होगा, ठीक है। दो इट इज नाउ नोन टू बी कॉमन इन ह्यूमन ऑल्सो, अब ह्यूमन में भी आपको देखने को मिलता है। दिस फॉस्फोरिलेशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल एंड वेल कैरेक्टराइज रोल इन सिग्नलिंग पाथवे एंड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये हम ऑलरेडी आपको कह चुके हैं कि आप पाथवे सिग्नलिंग जरूर देखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए इज डिपेंड ऑन जीसी कंटेंट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। जैसे जैसे आपका ये देखिए नॉर्मल है, नेचुरली अकरिंग डीएनए विथ 80 एंड जीसी बेस पेयर, तो ये जो है ए जा रहा है। अब आपने क्या किया, इस सीक्वेंस में 80 रिच सीक्वेंस को पॉली 80 जोड़ना शुरू कर दिया उसी सीक्वेंस में, तो अब मेल्टिंग टेम्परेचर क्या हो जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। शिफ्ट कैसे करेगा, वो कम जाएगा। और अब उनमें आपने क्या किया, ऐड करने लगे जीसी रिच सीक्वेंस, तो जीसी रिच सीक्वेंस जैसे ही आप ऐड करने लगेंगे तो क्यों बढ़ेगा, तो इसका रीजन है ए, क्योंकि 4 डिग्री बढ़ेगा एक जीसी, ठीक है। 4 इंटू जी प्लस सी, मतलब एक जीसी पेयर पे 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और 80 पेयर पे 2 डिग्री, समझे। तो जितने सीक्वेंसेस जीसी बढ़ेंगे तैसे तैसे वो शिफ्ट करेगा राइट की तरफ, और जैसे जैसे आप 80 रिच सीक्वेंस बढ़ाएंगे तो वो किधर की तरफ शिफ्ट करेगा, वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, और टेम्परेचर आपको कम देने की जरूरत पड़ेगी। और इस टेक्निक को हम बहुत जगह यूज करते हैं, खास करके जब हम आर्टिफिशियल डीएनए सिंथेसिस कर रहे होते हैं, खास करके हम पीसीआर कर रहे होते हैं, तो इस चीज़ पर हम खास ध्यान रखते हैं कि जीसी रिच सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ें डिस्कस है हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे जाइए और आपको अच्छे से वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर your paying attention. Bye, take care. We will in the next lecture. Bye, take care.